दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। सीईटी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, राजस्थान सीईटी एग्जामिनेशन का। तो अपन देखते हैं कौन कौन से सीईटी के अंदर एग्ज़ाम शामिल हुए हैं और एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एग्ज़ाम डेट कब है, और भी देखेंगे अपन। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपन सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना जो ये सीईटी का आप देख लेना नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी शामिल है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक सेवा, इसके अंदर जो परीक्षाएं शामिल की जाएगी, ठीक दोस्तों, वह है सेवा का नाम देखना आप, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 है, ठीक दोस्तों। ये अच्छी लेवल की वैकेंसी है, अच्छी लेवल की वैकेंसी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल आपको पता है अच्छे लेवल के होंगे सारी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर सेवा का नाम है। तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंदर, ठीक है। तो प्लाटून कमांडर, ठीक है, पद का नाम है यहाँ पर सेवा का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी सेवा के अंदर कौन सा पद रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लाटून कमांडर की वैकेंसी रहेगी। और राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर देखिए अपन, तो इसके अंदर जिलेदार और पटवारी, ये दोनों ही वैकेंसी बहुत अच्छी लेवल की है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर फिर अपन देखते हैं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, ठीक है दोस्तों, कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार का वैकेंसी भी अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंदर देखिए तहसील राजस्व लेखाकार, ठीक है। तो ये भी अच्छी वैकेंसी है तहसील, ठीक है। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर देखिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, ठीक है। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर देखिए अपन पर्यवेक्षक के देखेंगे, ठीक है। फिर अपनी राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंदर उप जेलर, ठीक है दोस्तों, डिप्टी जेलर, ठीक है दोस्तों, वैकेंसी अपन को देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा की बात करें, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की, ठीक है दोस्तों, अच्छी सारी की सारी अच्छी ग्रेड पे की वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों, अच्छा पद है इन सबका। फिर देखिए हम राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधक व उपनिवेशक अधीनस्थ सेवा, ठीक है दोस्तों, पटवारी की, ठीक है दोस्तों, ये इस विभाग की पटवारी की अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान पंचायती राज के अंदर देखिए तो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है दोस्तों, वीडियो की, ठीक है दोस्तों, इस बार इसको इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। राजस्व राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के अंदर देखिए कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर ये अपन ने देखे कौन कौन से सेवा से अपन को कौन कौन सी पद के लिए या पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, तो अपन ने देख लिया, ठीक है दोस्तों। ये अच्छी वैकेंसी है सीईटी के लिए, और इस बार आप सभी को पता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो अपन को इन वैकेंसी के अंदर बैठना, तो आपको पता है पहले इस लेवल को पार करना ही होगा, ठीक है। समय बहुत कम बचा है। तो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। ये लोग आप पढ़ लेना अच्छे से इसको, आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल है तो नहीं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मल्टी स्टडी पर आप इन सबको दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़कर फॉर्म फिलअप करने में, और बाकी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके अंदर आपको पहले ये सब ये नोटिफिकेशन अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो अपन मेन पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के अंदर आपको पता ही होगा कि इसके अंदर इस एक बार अपन को OTR, ठीक है, तो क्या होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपको पता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको अपनी SSO ID से फिल करना, ठीक है। तो आप अपनी SSO ID से ही फिल करना है इसको, ये नहीं कि आप किसी और की लगा दो, ठीक है। अपनी खुद की SSO ID जो आप जिसका पहले बना हुआ है उसको अपडेट कर लेना, बाकी जो नया बनाएगा वो उसको केयरफुली को फिल करना। आपको भरना आता है अच्छे से, आप एक्सपर्ट हो इसमें तो भरना नहीं, बाकी आप मित्र से अच्छे से इसको फिलअप करवाना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको वैकेंसी से बाहर करवा सकती है, इसके अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपकी KYC होगी, इसके अंदर जो भी
मांगा है इसको। आप अच्छे से किसी मित्र वाले के पास जाना जिसको अच्छा नॉलेज हो, उसके पास जाना, वो आपको अच्छे से फिल करेगा। जो भी आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, ये आप देख लेना। बाकी अपन अपनी वैकेंसी से रिलेटेड देखते हैं। या आप अच्छे से फिलअप करवाना इसको, अपनी खुद की एसोस ID लगाना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके अंदर देख लेना, ये एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज 600, 400, 400, ठीक है दोस्तों। आप ये कैटेगरी वाइज शुल्क लगेंगे, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के एक बार आपकी फीस लगेगी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे समान परीक्षा स्नातक स्तर के अंतर विभाग के पदों के विवरण निम्न प्रकार, ठीक है। तो अपन ने जैसे कि अभी देख लिया, ठीक है। अपन फिर देखिए ये बाकी जो इम्पोर्टेंट है इनको आप सूचनाओं को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट है, फॉर्म कब से स्टार्ट है, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसके सिलेबस से रिलेटेड थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से इसके अंदर जो खेल कोटा है उसके लिए, खिलाड़ी कोटा के लिए जो भी देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई खेल कोटे के अंदर आता है वो इसको फिलअप करेगा तो उसको लाभ मिलेगा उसका, ठीक है। दिव्यांगजनों को, ठीक है दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर जो भी है। फिर अपन बात करें यहाँ पर अपनी मेन CET पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें। इसके अंदर पात्रता, इसके अंदर आपको पता है ग्रेजुएट लेवल की CET है, तो इसके अंदर अपनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाला बंदा इसको भर सकता है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, तो वह इसको फिल कर सकता है। बाकी इसको देख लेना आप, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक आर्थिक ग्रेजुएशन या उसके रिलेटेड या समतुल्य, ठीक है, तो इक्वल जो भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो वो इसको फिल कर सकता है। CET में उल्लेखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक आर्थिक आयु आदि होगी। जो आयु है मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन विभागीय नियमों के, आप ये नियम पढ़ लेना, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन से के बराबर आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है डिग्री है वह स्टूडेंट फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो दिशा निर्देश है, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ कर देना। आप जिस भी कैटेगरी से आते जो भी है, ये बाकी नेशनलिटी वाला है, ठीक है, तो कौन भर सकता है, बाकी तो आपको पता ही है। तो नॉर्मल आयु की बात करें अपन, सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसके अंदर आयु की आवेदक समान पात्रता स्नातक 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु, ठीक है। तो इसके अंदर 18 से 40 वर्ष की है, ठीक है। और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज छूट है वह सबको मिलेगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो तथा 40 वर्ष नहीं हो, 40 वर्ष तक, ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं हो। परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक जो भी जिस भर्ती वर्ष विशेष पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस भर्ती आयु की दृष्टिया उसे 3 वर्ष की अधिक नहीं दी जाएगी। जो भी छूट है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। देखो यहाँ पर दे रखा है जो भी जिस कैटेगरी में आता है उसको छूट मिलेगी। जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की, ठीक है। तो जो भी जिस कैटेगरी में आता है उसको छूट का यहाँ पर लाभ मिलेगा। जैसे 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, ठीक है। तो बाकी आप जिस कैटेगरी में हो तो आप इसको अच्छे से पढ़कर फिर जो आयु सीमा पार कर चुका है वह इसमें छूट का लाभ लेकर फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे भूतपूर्व कैदी के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ये जो भी है देख लेना आप, ठीक है। तो क्योंकि अपन हर चीज़ अब देखते हैं अपन फॉर्म कब से स्टार्ट है इसके, ठीक है। तो जैसे कि यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित कियोस्क जो भी आपके पास ई मित्र वाला है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग जिसके द्वारा आप नेट बैंकिंग से आज ई मित्र वाले के पास जाओगे तो अपने स्तर पर या फिर अपने स्वयं से करते हो, आपको फिल करना आता है तो अच्छे से ATM से नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। कब से स्टार्ट इसके फॉर्म देखो 9/8/2024 से 7/9/2024, ठीक है। तो 9/8/2024 से अर्थात 9 अगस्त से 7 सितंबर 9 अगस्त से 7 सितंबर 2024 तक, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट
डेट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप इस डेट के अंदर अंदर ही फॉर्म फिल कर देना। लास्ट टाइम का इंतज़ार मत करना, ठीक। तो लास्ट टाइम पर आपको पता है सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि कई लोगों की नींद लास्ट में खुलती है। तो आप इसको अच्छे से फिल करना फॉर्म को, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो आपको पता है फॉर्म निरस्त हो जाएगा और आगामी भर्तियों में आप बैठ नहीं पाएंगे, ठीक। तो आपकी डेट ध्यान रखना 9 से 2024 से 7/9/2024 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस डेट के बीच के अंदर ही आप फॉर्म फिलअप कर देना अच्छे से। केयरफुली नोटिफिकेशन को पढ़कर अपनी डिटेल्स अच्छे से फिल करना, ठीक है। तो अपने 1TR रजिस्ट्रेशन के अंदर, OTR के अंदर परीक्षा आयोजन की बात करें, अपन को पहले ही बता दिया गया था इसकी परीक्षा के बारे में, ठीक। तो कि परीक्षा किस तारीख को होगी, तो 25/9/2024 से 28/9/2024, ठीक। तो 25 से 28 के बीच में होगी, ठीक। तो 28 के बीच में होगी, ठीक दोस्तों, ठीक है। 25 से 28 सितंबर के बीच में, ठीक। तो ये डेट तो अपन को सबको पता है, ठीक है। तो पहले ही बता दी गई थी इस डेट के बारे में। बाकी इसके अंदर और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो सामान्य नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई एक सेम एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम यही कह रहा है अपन को, ठीक है। प्रवेश पत्र की बात है, जो आपको SSID ध्यान से रखना, जो आप SSID लगाओगे उसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी सूचना आपको email ID WhatsApp नंबर पर भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये नियुक्ति आयोजना है, ठीक है। तो ये इनको पढ़ लेना आप, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन किए जाने तो दिशा निर्देश, इनको अच्छे से पढ़कर ही फिर फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत बार बताने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट लास्ट में फिर मैसेज करते हैं कि मेरी ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो आप पहले इसको अच्छे से केयरफुली फिल करना, किसी अच्छे मित्र कियोस्क से ही अपना फॉर्म फिलअप करवाना, ठीक है। तो अपनी प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पर भेज दो कि आप भर देना, आपने इस तरह आप पास में बैठिए, हर डिटेल्स को देखिए अपनी, ठीक है। कि फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक। तो आपकी जो सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे आपके, ठीक। तो JPG ये जो साइज़ दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया जो भी रहेगी, आपको संशोधन का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रोत्साहित किए जाने की प्रक्रिया, इन सबको अच्छे से पढ़कर आप देना। बाकी अपन ने डिस्कस कर लिया कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम कब है, और प्लस अपनी कौन कौन सी वैकेंसी इसमें शामिल है, ठीक है। तो अपना मेन मोटिव वीडियो में यही था। बाकी जो दिशा निर्देश है आपको पता है वैकेंसी के अंदर, वो आप अपने स्तर पर पढ़कर फिर इनको अच्छे से फिल करना। बाकी फिर देखते हैं अपन परीक्षा के अंदर सर सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर रहेगा, कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अपन देखिए इसके अंदर अपना राजस्थान, अपना एक GK पोर्शन रहेगा, प्लस अपना एक सब्जेक्ट का रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब अपना GK के अंदर, और सब्जेक्ट मतलब अपना साइंस, ठीक। तो GK प्लस साइंस का रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, इसमें GK हो गया, साइंस हो गई, प्लस इसके अंदर अपना मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, अपनी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। अपन देखेंगे कौन कौन सी है। तो इसके अंदर टोटल प्रश्नों की बात करें अपन, क्वेश्चन कितने आएंगे, इसके 150 क्वेश्चन आएंगे। और नंबरों की बात करें इसके अंदर 300 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टाइमिंग की बात करें इसमें 3 घंटे मिलेंगे अपन को, टाइमिंग अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जैसा कि आपको दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष बल, राजस्थान इतिहास, ठीक। तो राजस्थान के जो भी आपका राजस्थान हिस्ट्री, कला, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, ठीक। तो पॉलिटिक्स, ठीक। तो आपको राजस्थान का सब कुछ देखने को मिलेगा, और इंडिया लेवल का भी आपको मिलेगा। बाकी आपको इकोनॉमी का होगी, इकोनॉमी आप करंट की अच्छे से देखना, ठीक। तो करंट के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तार्किक विवेचना, रीजनिंग हो गई, ठीक। तो हिंदी सामान्य, कंप्यूटर सामान्य, इंग्लिश, ठीक। तो और आपका करंट तो हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। जो भी सिलेबस है आपका, जैसा कि GK हो गया, साइंस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जो भी जनरल, कंप्यूटर जनरल, हिंदी जनरल,
इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, रीजनिंग, मैथ, और इसका डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है विवरण, ठीक है दोस्तों। आपको राजस्थान पहले अपन देख लेते हैं इंडियन लेवल के, कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों, कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय जो भी 1857 की क्रांति से, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको 1857 की क्रांति से, ठीक है। बाकी आपको हर पॉइंट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको तैयारी के अंदर अब आपको ऐसे अंधाधुंध लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको सिलेक्टेड मैटर लेकर चलना है, बिल्कुल पॉइंट व्यू चलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब समय कम हो तो अपन अंधाधुंध लड़ाई कर ले। लास्ट टाइम पर ही क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट अपने आप को इंक्रीज कर लेते हैं, अच्छे लेवल में ले जाते हैं, और फिर बाकी स्टूडेंट देखते हैं हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे फिर भी हमारा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आप फिर लास्ट टाइम पर क्या होता है, आप अंधाधुंध लड़ाई करते हैं। और जो लास्ट में कई स्टूडेंट अब लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो सिलेक्टेड चीज़ों को लेकर अपने साथ चलते हैं और वही अपना सिलेक्शन लेते हैं, फिर बाद में अपन निराश हो जाते हैं। तो अपन को उस पॉइंट वाले पे नहीं जाना है, तो अपन को अभी जो तैयारी की थी उसको अब उसको रिवीजन करना है। जो जो अपन पॉइंट अपन को कम लगता है उसके एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। तो आपको करंट पर अच्छे से ध्यान देना है। करंट के क्वेश्चन आपको बहुत से मिल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में इस बार जियोग्राफिकल काफ़ी चेंजेस हुआ है, नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आपको संभाग भी नए ऐड हुए हैं, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी अभी देखें तो अपन पॉलिटिक्स का भी अभी चेंज हुआ है, तो अपना गवर्नमेंट चेंज हुई, तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। काफ़ी विभाग के जो पदाधिकारी है उनके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये करंट में आते हैं, सब्जेक्ट के अंदर करंट के क्वेश्चन भी डाल देंगे, बाकी करंट का अलग से भी डालेगा, वो तो आपको पता है। तो बाकी जो सिलेबस आप देख लेना राजस्थान के अंदर, राजस्थान को तो आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर पर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास एवं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको हर सब्जेक्ट का हर देखना है, स्टैंड जियोग्राफी और पॉलिटिक्स को भी, इकोनॉमी को भी देखना, भारत की जियोग्राफी, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ठीक है। तो जो पॉइंट आप देखना, ठीक है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो राजस्थान का वो इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया वाले को आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इस बार अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें अपन जो देखते भी, ठीक है, लेकिन आप जो सिलेबस आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। इसको ये इंग्लिश का है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों थोड़ा। बाकी करंट का आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान का वर्तमान में कौन कौन क्या कैसे, ठीक है। तो खेल कूद, ज़्यादा खेल कूद वाले भी उनको ध्यान पता है आपको। रीजनिंग का हो गया, ठीक है। तो मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया आपको, ठीक है। तो ये आपने यहाँ देखा था, लेकिन अपने देखो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, ठीक है दोस्तों, कि सभी पर्सन बहुविकल्प आप ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो किसी पर्सन के गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी की है, ठीक है, तो प्राप्तांक में से उस पर्सन के पूर्णांक का 1/3, ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो केयरफुली क्वेश्चनों को सॉल्व करना, चूज़ करना, ठीक है। तो उसके अंदर बाकी आपको इसके अंदर आपको 5 विकल्प देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 5 विकल्प आपको ये मिलेगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अंदर यदि 5 विकल्प रहेगा तो आपको फिल करना है, ठीक है दोस्तों। एक इस पॉइंट को भी आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसके अंदर देगा समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्देशित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, जो आपकी मेन एग्ज़ाम लगेगी तो उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, तो ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का था आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर बता दिया गया था, ठीक है। तो 40%, ठीक है। तो ठीक है, 40% आपको होना चाहिए। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको 5% छूट और मिलेगी, तो 35%।
और 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, अदर के लिए। बाकी अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए 35% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। यह आप लोगों को पहले बता दिया गया था, ठीक है। बाकी इस बार जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको पिछली बार तो नहीं था, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो ABCD आपको इस बार 5 विकल्प ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको सही ये ई विकल्प तो आपको नेसेसरी बनना है, ठीक है। तो नेसेसरी का मतलब समझना कि यदि उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीला बॉल पेन गहरा उत्तर पश्चिम उनमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, उसके जैसे कि अपन को पता है ABCD 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चन रहेंगे 4 राइट, ठीक है दोस्तों। तो यदि अपन को उसको राइट क्वेश्चन नहीं आता है तो अपन उसको छोड़ नहीं सकते इस बार, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, ई को एक फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि अपन को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, उसका 5 विकल्प ही आपको चूज करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा एग्ज़ाम को किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो इसलिए करवाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, ठीक है। तो यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5 विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा, ठीक है। तो यही बात इसने बताया, ठीक है। तो यदि आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा, ठीक है, तो यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर आपको 5 विकल्प ई को भरना है। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग तो अपन ने पहले देख ली और एक ये अलग से है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके अंदर अभी चेंजेस खूब देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और चीज़ें तो है, इस बार ये ध्यान रखना, आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर उसका 5 विकल्प चूज करना, नहीं तो फिर आपको एक और नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, तो प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्देशित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। तो यह चेक करने के लिए कि आपने सभी विकल्प अच्छे से भरे या नहीं है, ठीक है। तो और बाकी आप अच्छे से टाइम पर इसकी वेबसाइट पर देखते रहना, कोई और आपको सूचना मिले, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। जो मैंने मेन पॉइंट बताया उनका ध्यान रखना, बाकी अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़कर फिर फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो और अपनी तैयारी को मजबूती से करना, जैसा कि मैंने बताया आपको समय कम है तो इसमें सेलेक्टेड चीज़ें लेकर चलनी है आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई 6-7 महीने लिमिट टाइम है इसके लिए, क्योंकि आप CET क्लियर करोगे तो ही आप नेक्स्ट वैकेंसियों में बैठ पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको इन वैकेंसियों में बैठना, ठीक है, तो इन वैकेंसी में बैठना तो आपको CET क्लियर करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी आपकी प्रिपरेशन चल भी रही होगी, आप जिसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है वो एक बार रिवीजन कर लेना, फिर जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, जहाँ भी आपको अपनी कमी लगती है अभी आप उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है।